नमस्कार दोस्तों। मैंने एक बहुत अच्छा एक बुक्स पढ़ा था, जो आपसे मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस और वो बुक में जो लिखा था उसके बारे में। अब मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे उसके लिए। बुक्स का नाम था फाउंडर मेंटालिटी। अब ये बुक्स के ऊपर जो जो बुक्स में लिखा था और जो मेरा एक्सपीरियंस अलग-अलग टेक्सटाइल कंपनियों के साथ हुआ, तो मैंने वो बुक्स के साथ उसको मैच किया और मुझे लगा कि इसको मैं एक बार आप लोगों को शेयर करूँ। तो मैंने कुछ नोट्स बनाई है व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू पीपल। देखिए, ऐसा है कि मेरा टोटल 30 साल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो गया है और मैंने देखा है कि इस 30 साल में काफ़ी इंडस्ट्री का टेक्सटाइल में अप डाउन हुआ है और मैंने ये सारा जो अप डाउन हुआ है उसमें मैंने बहुत ओनर्स के साथ, बहुत बिज़नेस हेड के साथ, मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइज़र्स, वर्कर, इन लोगों से हर एक सिचुएशन में काम किया है। अलग-अलग कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट में रहा हूँ, उनकी कंडीशन देखी है, उनके हायर मैनेजमेंट को, उनके हर एक लेवल पे मैं कनेक्ट रहा हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं कुछ फाउंडर मेंटालिटी के ऊपर टेक्सटाइल के साथ कनेक्टेड कुछ केस स्टडी और कुछ इनपुट दूँ। तो मैंने देखा कि जो मतलब बुक्स में भी लिखा है और ऐसे भी अगर देखा जाए तो मतलब आउट ऑफ 9 कंपनी में से एक कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट करती है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो अदर इंडस्ट्री हो इन 1 डिकाड्स। एंड दिस इज़ रियली फैक्ट इफ यू कैन सी द टेक्सटाइल और एनी अदर इंडस्ट्रीज़। इनफैक्ट मुझे तो कभी-कभी ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी इंडस्ट्री चालू हुई, बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने परफ़ॉर्म करना चालू हुआ, लेकिन आज वो कंपनियों का एक्जिस्टेंस भी नहीं है। जब ये सब चीज़ें मैंने चेक की और जब मैंने ये सब एनालिसिस किया कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसमें मतलब 10 या 15 साल में एक ही ऐसी कंपनी होती है आउट ऑफ 10 कि जो सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाती है और सस्टेन रहती है और बाकी की कंपनी आइदर बंद हो गई है या बहुत स्लो डाउन है, उसका बॉटम लाइन सही नहीं है। जब इसका पूरा एनालिसिस मैंने किया, बहुत लोगों से बात किया, तो उसमें पता चला कि 85% लोग जो उसमें मुझे जो बोल रहे थे कि भई वो इंटरनल रीज़न थे। इसका मतलब कि कोई भी कंपनी प्रॉफ़िट नहीं कर रही है या लॉस में है या बंद हो गई है, उसका अगर एनालिसिस किया जाए और उसके जो जितना भी स्टाफ था या जितने भी हायर लेवल के मैनेजमेंट के आदमी थे, उसको जब बात किया तो उसमें से मेजॉरिटी मतलब 80 टू 85% ये बोल रहे थे ये टेक्सटाइल में कि इसका रीज़न इंटरनल था, व्हिच इज़ वेरी शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस। इसमें अगर आप और मैं अगर ये देखें कि एक्सटर्नल जो फैक्टर है, जो कंपनी का इम्पैक्ट करता है, वो बहुत विज़िबल होता है। लाइक सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर रिटर्न, व्हिच इज़ we can track also, we can easily check also, or it is very visible. But if you talk me about the most important factor, which is the internal factor or internal story, which is not easily visible or less visible, and which is I understand that कि एक क्वालिटी वर्कफोर्स को रिटेन करना, कल्चर को डेवलप करना, सिस्टम को अपग्रेड करना, एक्सपीरियंस से सीखना, बिज़नेस मॉडल अच्छा एडॉप्ट करना और कॉस्ट लोअर करना, वो सब इंटरनल रीज़न्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई भी कंपनी का फेल्योर या स्लो डाउन हुआ है या लॉस में चल रही है, तो जब एनालिसिस करते हैं या जब उनके जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल में जब हम बात करते हैं, तो एक ही चीज़ आ रही है कि वो है इंटरनल इश्यूज़ और इंटरनल कंडीशंस रादर एक्सटर्नल। तो ये जो एनालिसिस के बाद
जो ये बुक में लिखा है वो मैं थोड़ा और बताऊंगा कि जो ग्रोथ के क्राइसिस है वो 3 टाइप के बताए गए हैं, जिसका मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा। एक है ओवरलोड। सो मैं ऐसे प्रिडिक्टेबल क्राइसिस के बारे में बात करूँगा और कुछ कंपनी का जो केस स्टडी मैंने किया है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो पहला होता है ओवरलोड प्रिडिक्टेबल क्राइसिस, ग्रोथ क्राइसिस। इसमें ऐसी कंपनी आती है जो बहुत यंग हो और अ, अच्छा बिजनेस करती हो, बट बिकॉज ऑफ यू नो एक्सटर्नल मोमेंट जो होती है उसको लूज़ कर जाती है, बिकॉज ऑफ इंटरनली उसको नहीं मैनेज कर पा रही है। तो ऐसे फास्ट ग्रोइंग में जो इशू आते हैं कंपनियों में, फास्ट ग्रोइंग में, एंड उसकी वजह से ऐसे ग्रोथ क्राइसिस आ जाती है और कभी वो कंपनियां फेल होती है, लॉस में आती है। वो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको अभी समझाऊंगा। दूसरा है स्टॉल आउट, जो प्रिडिक्टेबल क्राइसिस होती है। तो ये बेसिकली सडन स्लो डाउन है। जो बहुत अच्छी सक्सेसफुल कंपनी होती है, बट बिकॉज ऑफ जो उसके लेयर्स होते हैं, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लेयर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, क्लियर मिशन नहीं होता है, और ये जो फोकस नहीं रहता है, तो उसकी वजह से ऐसी क्राइसिस आती है जो प्रिडिक्टेबल है। तीसरा है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब पूरा ग्रोइंग जो है, जो कोर बिजनेस का, कोर मार्केट का और बिजनेस मॉडल, वो पूरा फ्री फॉल हो जाता है और कंपनी एकदम लॉस में आ जाती है। लाइक कोई प्रोडक्ट चेंज हो गई, कोई मार्केट में से मतलब ऐसी चीज़ आ गई जो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लाइक एक 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 एग्जांपल की अगर बात करें तो वाइडर विथ का कप डेनिम काफ़ी बिकने लगा, तो जो छोटी लूम वाली कंपनियां थी उसको भारी नुकसान हुआ और वो लोग उस मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाए अपने आप को, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑफ कैपेक्स। सो बेसिकली फ्री फॉल हुई और काफ़ी कंपनियां उस टाइम भी बंद हो गई। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रिडिक्टेबल क्राइसिस एंड हाउ टू सेव अवर सेल्फ विथ सच क्राइसिस। जैसे मैं एक कंपनी का नाम लूँगा, मयूर ब्रांड, विच इज़ RSW में वन ऑफ द गुड ब्रांड, जिसने रिसेंटली में PV बिजनेस बंद कर दिया। एंड एक बार समझते हैं कि क्या हुआ था। कंपनी एक्चुअली बहुत पुरानी थी, ये ब्रांड पर्टिकुलर 1990 की थी, और इन 1990 एक्चुअली ये मार्केट PV का बहुत अच्छा बूम था। जस्ट मैं बताऊं तो मयूर के अगर सेलिब्रिटी थे तो वो शाहरुख खान थे, सलमान खान थे, सो मेनी सेलिब्रिटी इसकी एडवर्टाइज़ करते थे। और अभी उसके बाद ये हुआ कि कंपनी फेस स्टॉल आउट क्राइसिस ऑफ ग्रोथ। दिस इज़ बिकॉज आई थिंक कुछ भी डिसीजन था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत लेयर्स आ गए मैनेजमेंट में। पहले ओनर डायरेक्ट कुछ डिसीजन लेते थे, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो खुद उसके मॉडल सिलेक्ट करके खुद कैसे इसको रिप्रेजेंट करना था उसके ऊपर ध्यान रहता था। बट लेटर ऑन ये सब काफ़ी उनका फोकस हट गया। कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई प्रोडक्शन की, बिकॉज कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कोई मशीनों का नहीं हुआ, फेज़ मैनर में जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ, और एक्सपेंस इतने बढ़ गए थे कि जो बाहर जॉब वर्क में काम हो रहा था वो कंपनी के अंदर 1.5 गुना 2 गुना काम होने लगा। कुछ जो मयूर के ट्रेडर थे उसने मतलब अच्छी अच्छी ब्रांडों से डायरेक्ट टच कर लिया, और जो ट्रेडर जो पर्टिकुलर ब्रांड मयूर के साथ काम कर रही थी उसको ट्रेडरों ने कवर कर लिया और मयूर का ही कपड़ा उसको देने लगे विथ बेटर क्वालिटी, कमिटमेंट एज वेल एज डिलीवरी। सो इसमें अगर बात करें तो
मुझे लगा इसका जो फेल्योर था वो क्लियर मिशन नहीं था और विज़न नहीं था और कोई ग्रोथ प्लान नहीं था इन्वेस्टमेंट का चाहे कंपनी का। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल फॉर स्टॉल आउट। एक और कंपनी मैं जस्ट इधर बताऊंगा, सिंटेक्स टेक्सटाइल लिमिटेड। वो भारत विजय का एक अच्छा सा यूनिट था जो सिंटेक्स प्लास्टिक भी था, जो कि अभी इंसॉल्वेंसी में है। सो ये एक कंपनी जो है वो परफेक्ट ओवरलोड क्राइसिस का एक एग्जांपल है जो ग्रोथ का। सिंटेक्स टेक्सटाइल ने 2014 में सोचा कि हम 1 मिलियन स्पिंडल लगाएंगे। उस टाइम उसके पास 20,000 स्पिंडल थे। अब अगर एनालिसिस करें तो इतने मिलियन पहुंचने में जो अच्छे से अच्छी कंपनी को 3 से 4 डिकेड्स लगे थे, जबकि सिंटेक्स चाहता था कि एक ही डिकेड्स में वो 1 मिलियन पहुंच जाए। दूसरा एक जो इसमें हमको जानने मिला कि जो वर्कफोर्स था उसका और एक्सपीरियंस था जो चलाने का इतने बड़े एम्पायर का, वो काफ़ी कम था। बिकॉज़ मेजॉरिटी उनका जो फोकस और मेजॉरिटी एरिया ऑफ वर्क रहा है वो फैब्रिक ही रहा है, बीवीएम के नाम से वो चलाते थे। दूसरा जो केस स्टडी में ये नज़र में आया कि ये जो बिज़नेस है यान का वो एकदम साइक्लिक रहता है, तो वो राइट टाइम पे कॉटन का परचेज़, राइट टाइम पे यान का सेल, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, जो वहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटरनल इश्यूज़ और इंटरनल सिस्टम्स काफ़ी लेकिंग था, विच कॉज ओवरलोड क्राइसिस विच इज़ अ प्रिडिक्टेबल। सेम वे अगर बात करें तो सेंचुरी डेनिम, जो कि एक डेनिम मैन्युफैक्चरर था, 1997 में इन लोगों ने सेटअप किया था डेनिम को, एंड एक टाइम पे बहुत अच्छा नाम था। 1997 के टाइम में काफ़ी सेंचुरी डेनिम में बेसिकली इफ़ यू से 97 से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, बट जब ये बीच में सडन एक चेंज हुआ, चेंज ये हुआ कि मार्केट के अंदर वाइडर विथ और स्ट्रेचेबल कपड़ा की डिमांड बहुत अच्छी आने लगी और कॉम्पिटिटर जो नए जो एंट्रेंट जो लिए थे ये बिज़नेस में, वो मार्केट कवर करने लगे, जबकि सेंचुरी जैसी मिल ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया टू चेंज द प्रोडक्ट जो प्रिडिक्टेबल था। ये एक फ्री फॉल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो एक बोल्ड मिशन नहीं था, जो स्पाइकीनेस चाहिए जो चेंज करने की, कि जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है उसको इमीडिएटली चेंज ओवर करके उसको पिकअप करे। जैसे कि नोकिया क्यों फेल हुआ, बिकॉज ऑफ उसने जो टच स्क्रीन को एडप्ट नहीं किया। जो टाइमली ये सब जो किया है वो कंपनी सर्वाइव हुई उसी टाइम, और सिंपल जो रिजिड कपड़ा जो डेनिम में चलता है वही बेचने लगी, जिसमें बहुत मार्जिन थीम होते थे। तो धीरे धीरे काफ़ी लॉस में आ गई है, एंड बाद में उसको सेल करना पड़ा। फिर तो बहुत आगे लंबी कहानी हुई, जब सेल किया तो वर्करों ने काफ़ी इसमें रेजिस्ट किया, वो डील भी नहीं हुई, और बाद में तो काफ़ी इसमें इशू थे। तो बेसिकली ये एक फ्री फॉल का एक लाइव एग्जांपल वी कैन से।
तो ये जितने भी क्राइसिस है, जो ओवरलोड है, स्टॉल आउट है या फ्री फॉल है, वो काफ़ी हद तक अवॉइड हो सकते हैं बाय इंटरनल हेल्थ चेकिंग। ये जो इंटरनल हेल्थ चेकिंग है, उसको एक ही टूल है चेक करने का, वो है फाउंडर मेंटालिटी। एंड फाउंडर मेंटालिटी जो है वो इंटरनल एनर्जी को और अप रखती है, प्लस ग्रोथ को सस्टेनेबल ग्रोथ बनाती है। जो फाउंडर मेंटालिटी है वो बेसिकली 3 एलिमेंट इसमें है। एक है वो बिजनेस इंसर्जेंसी। बेसिकली स्पेशल मिशन क्या है कंपनी का, कंपनी क्यों है, बेसिकली इसके लॉन्ग टर्म मिशन क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, स्पाइकीनेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलिवेटेड पर्पस क्या है। सो ये अगर एम्प्लॉय को मालूम नहीं है या इंटरनल किसी को मालूम नहीं होता है, तो इंटरनल कंपनी में भी इंस्पिरेशंस नहीं रहता, मोटिवेशन नहीं रहता, और अच्छा एक टैलेंट कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है साथ में लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बिजनेस इंसर्जेंसी होनी चाहिए, एक स्पेशल मिशन होना चाहिए कंपनी का, और स्पाइकीनेस होना चाहिए, एलिवेटेड पर्पस होने चाहिए। ये जब तक नहीं होता है तब तक एक ब्लाइंड मैन की तरह कंपनी चलती है। दूसरा मैंने देखा है कि फ्रंटलाइन ऑब्सेशन होना चाहिए। मीन्स एक जुनून होना चाहिए फ्रंटलाइन में या सेल्स में या मार्केटिंग में, चाहे वो जो भी फ्रंटलाइन हो, जो वहाँ पे जुनून काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कस्टमर के साथ जुनून होना, जो फ्रंट लाइन में जो काम करते हैं उसको एक एज ए हीरो बनाना, मार्केट में कुछ नई चीज़ें डालना, उसकी प्रॉपर फीडबैक सिस्टम लाना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी फ्रंट लाइन को कैसे एम्पावर करें, उसको कैसे हीरो बनाएं, उसके साथ जो जो इश्यूज़ है उसके लिए हम उसको कितना जल्दी रिज़ोल्व करें। अगर ये एलिमेंट को हम लूज़ करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हो जाती, जो पावर होता है वो मिडल मैनेजमेंट में चला जाता, और समटाइम्स तो ऐसे लोगों के पास चला जाता जो कभी कस्टमर को डील नहीं करते। मैंने बहुत कंपनी ऐसी फेल होते हुए देखी है जिसमें कस्टमर के डील के लिए ऐसे आदमी है जिसको कस्टमर का कुछ आइडिया ही नहीं है, और वो यही सोचते हैं कि ऐसी चीज़ तो हम बनाते हैं, वो आपको बेचनी है। जो सेल्स को बोलते हैं या प्रोडक्शन पीपल को बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो बनाओ, जिसको मार्केट का कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उस केस में बेसिकली ये हो जाता है कि अदर कंपनी को नुकसान होना पड़ता है, या सेल्स ग्रोथ या फ्रंट लाइन का जो इशू स्टार्ट हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। तीसरा है कि ओनर माइंडसेट। ओनर माइंडसेट मतलब अगर पूरी कंपनी में अगर ओनर माइंडसेट होता है तो वो कंपनी काफ़ी ग्रोथ करती है, एक रॉकेट की तरह स्पीड आती है, प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाती है, सिंपल
रहती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी कम रहती है। सब लोग अगर ओनर माइंडसेट की तरह काम करते हैं तो उसमें एक रिदम आ जाती है। सबका फोकस केस फ्लो के ऊपर ज़्यादा रहता है, कॉस्ट सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये 3 एलिमेंट अगर जितने भी ये स्टॉल आउट, ओवरलोड या फ्री फॉल कंपनी के अगर ध्यान देते और दिया जाता तो ये क्राइसिस में से बाहर आ जाती और काफ़ी हद तक बच सकती थी। और आज की तारीख में भी अगर बात करें तो ऐसी बहुत सी कंपनी है जो उसमें से पास हो रही है या उसमें एंटर हो रही है ऐसे क्राइसिसों में। तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि इसमें ये पूरे एलिमेंट के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करें। और बहुत सी कंपनी जो आउटसाइड टू द इंडिया है या ग्लोबली जो भी है, बहुत से सारे एग्जाम्पल्स है जो इन फाउंडर मेंटालिटी के ऊपर उन लोगों ने जो ध्यान दिया है और आज भी वो सर्वाइव है। वो लोग भी ऐसे क्राइसिसों में से पास हुई है। तो मेरा सबसे यही है कि ये एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करें, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए। और कुछ आपको कुछ ऐसा जानना है मेरे से तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपके साथ, जिसमें मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, मैं डेफिनेटली करूँगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी, थैंक यू वेरी मच।